डॉक्टर अनामिका सिंह, मर्यादा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज, भुड़सुड़ी, रतनपुरा, मऊ। हम कल होम साइंस के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़े थे, जिसका जो फर्स्ट लेसन था उसका नाम था भोजन, पोषण एवं पोषक तत्व। जिसमें हम भोजन के बारे में, पोषण के बारे में और पोषक तत्व के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको छोटे छोटे या थोड़े थोड़े करके मैंने आपको दिया था। पोषक तत्व के बारे में कल हम आपको बता दिए थे कि पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि पोषक तत्व जो 6 होते हैं उनसे मिलकर हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। शरीर के टूट फूट की मरम्मत या शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप जो है वो पोषक तत्वों के आधार पे ही होते हैं। भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन को हम करते हैं, लेकिन पोषण और पोषक तत्व के बिना भोजन का कोई अस्तित्व नहीं होता, या भोजन का कोई मतलब बस जीवित रहने के लिए शरीर की टूट फूट का या मरम्मत करना या शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, ये सारी क्रियाएं अगर पोषक तत्व भोजन में नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। आज आपको अगला चैप्टर बताएंगे जिसका नाम है भोजन का वर्गीकरण एवं कार्य। भोजन का वर्गीकरण मतलब जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं या जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, या भोजन के द्वारा मनुष्य जो संतुलित आहार का आयोजन करने के लिए लाखों हजारों भोज्य पदार्थों को विभिन्न भोज्य समूहों में बांटता है। जिस भोज्य पदार्थ को हम विभिन्न भोज्य समूहों में बांटते हैं, भोजन में जैसे एक कोई वस्तु होती है या एक भोज्य पदार्थ होता है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो इन सारे चीजों से हमको बस कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, खनिज लवण नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमको भोजन को समूहों में बांटना पड़ेगा या भोजन का वर्गीकरण करना पड़ेगा कि जो भोज्य पदार्थ हम अपने प्रयोग में ला रहे हैं उसमें हम किसको खाएंगे, किस भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो उससे हमको प्रोटीन मिलेगा, किस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने पे हमको वसा मिलेगा, किस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने पे हमको खनिज लवण मिलेगा। इसका जो संतुलित आहार को बनाने के लिए हमको इन सारी चीजों को, ऐसे भोजन को ग्रहण करना है जिसमें ये सारे पोषक तत्व हमको 6 पोषक तत्व जो मैं कल आपको बताई थी वो सारे पोषक तत्व आपके भोजन में हो। तो उसका वर्गीकरण करने के लिए जो भोजन का समूह है उसके प्रत्येक वर्ग से एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों को आपको लेना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग में अनेक भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। भोजन का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाएगा तो मुख्य उसमें क्या है, 2 वर्गीकरण होता है या 2 आधार पे उनका हम विभाजन कर सकते हैं। पहला है पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, दूसरा है कार्यों के अनुसार भोजन का वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर जो हम भोजन का वर्गीकरण करेंगे उसमें क्या है, भोजन शरीर में 3 कार्यों को करता है। शरीर का निर्माण करता है, पहला शरीर का निर्माण करता है, दूसरा ऊर्जा प्रदान करता है और तीसरा क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहला क्या था, शरीर का निर्माण करता है। शरीर का जो विकास होता है, जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, धीरे धीरे वो माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है और उसका धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन उसका विकास कैसे होता है, माँ जिस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करती है उसके आधार पर उसके शरीर का विकास होता है। और जब बच्चा थोड़ा न्यू बॉर्न बेबी होता है, जन्म जब उसका होता है तो उसके बाद भी उसके जो शरीर का विकास होता है उसको दूध दिया जाता है, जो कि मैं कल ही आपको बता दी थी कल की क्लास में कि दूध एक संतुलित आहार है। इसलिए बच्चे को बचपन में हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं, वो और किसी चीज को नहीं ग्रहण कर सकता है तो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों को दूध देते हैं। दूध एक संतुलित आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उसको समान मात्रा में, सभी पोषक तत्व उसको जितनी आवश्यकता है शरीर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, प्रोटीन्स की आवश्यकता है, तो वो सारी चीजें बच्चों को मिलते रहती हैं उस दूध के माध्यम से। अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो सबसे अच्छा है, अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, ऊपर का दूध पी रहा है, गाय का, भैंस का या डिब्बे का, जिस तरह का भी दूध, तो वो भी उसके लिए आवश्यक है। तो उससे ही उसके शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो सब मिलते रहते हैं। अगला चीज है कि जो शरीर का विकास हो गया,
शरीर का निर्माण हो गया। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, एक दिन हम भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं, व्रत रहते हैं या किसी कारणवश नहीं किए, तो हमको खुद शरीर में एनर्जी नहीं मिलती। हमको ये महसूस होता है कि हमारा शरीर जो है वो कमजोर है, हम अंदर से ऊर्जावान नहीं महसूस करते हैं या कार्य को करना नहीं चाहते हैं, या हमारे अंदर आलस्य आता है। ये विभिन्न चीजें जो है वो हमारे भोजन न ग्रहण करने पे हमारे शरीर में हमको महसूस होती हैं। खुद इंसान को, जो इंसान भोजन नहीं ग्रहण करेगा उसको ये चीजें महसूस होंगी। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना मतलब आपको बताए थे कि भोजन आप जो ग्रहण करते हैं वो आप मौसम के अनुसार ग्रहण करते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो आप शीतल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ठंडी का मौसम है तो गर्म भोज्य पदार्थ को आप ग्रहण करते हैं, जिसमें वसा अधिक होती है वो चीजें आप ठंडी में, तला भुना और गरिष्ठ भोज्य पदार्थ को आप ठंडी के मौसम में, और हल्के और सुपाच्य भोज्य पदार्थ को आप गर्मी के मौसम में ग्रहण करते हैं। तो शरीर में जो, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, जो गर्मी का मौसम है उसमें इस तरह का भोज्य पदार्थ करते हैं तो कि गर्मी से हम बचे रहें, हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न हो। और ठंडी में गर्म भोज्य पदार्थ को करते हैं कि हमें ठंडी न लगे, अंदर से मुझे शरीर को जो है वो सुरक्षा मिलता रहे उस भोज्य पदार्थ से। अगला चीज है कि जो भोजन का, जो आपको पहला बताएं कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, तो पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया है। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया है, जिसमें कि सबसे 5 भागों में बांटा गया है या 5 वर्गों में किया गया है। जो सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, प्रोटीन। तीसरा क्या है, वसा। चौथा क्या है, खनिज लवण। और पांचवा क्या है, विटामिन। ये 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जो पोषक तत्वों के आधार पर इनका वर्गीकरण भोजन के लिए किया गया है। इन 5 भागों में इस भोजन में पोषक तत्वों को बांटा गया है। इस 5 में जो है वो कार्बोज युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं या कार्बोहाइड्रेट से युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको आप 2 भागों में बांटा गया है। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उसमें क्या है, शर्करा, और दूसरा है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ में 2 आते हैं, शर्करा और स्टार्च। शर्करा जो है, दोनों से कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, दोनों से शरीर में ऊर्जा ही आती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें 2 हो जाते हैं। 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक शर्करा और दूसरा स्टार्च। शर्करा जो है वो चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जो मीठी चीजें होती हैं जो चीनी या गुड़ से बनती हैं, इस तरह के जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो शर्करा के अंतर्गत आते हैं। स्टार्च वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें चावल, गेहूं, साबूदाना, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू, ये जो भोज्य पदार्थ हैं वो स्टार्च के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्टार्च पाया जाता है, दोनों से कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, चाहे आप शर्करा को इस्तेमाल करेंगे या स्टार्च को इस्तेमाल करेंगे, दोनों से कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, लेकिन दोनों का रूप जो है वो अलग अलग है। जैसे आप चीनी को बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं, लेकिन चावल को आप भरपेट भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, रोटी को आप भरपेट भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, साबूदाने को जो शर्करा के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप पूरे अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो स्टार्च के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो शर्करा के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं उसको कम मात्रा में, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और है क्या कि दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है। अगला है कि वसा युक्त भोज्य पदार्थ। वसा युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वसा युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत घी। वसा युक्त भोज्य पदार्थ में आपको क्या बता रहे थे, घी और मक्खन, क्रीम, मलाई, वनस्पति तेल, मूंगफली, तिलहन, जो जिसमें आपको तेल वाला, जो तैलीय चीजें होती हैं वो वसा युक्त भोज्य पदार्थ में आती हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर में वसा की प्राप्ति होती है, वसा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तीसरा आपका हो गया प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन वो है जो हमें जीव जंतु या पौधों से प्राप्त होता है। प्रोटीन हम दूसरे रूप में नहीं ले सकते हैं, जीव जंतुओं या पौधों से प्राप्त होने वाली जो भोज्य पदार्थ हैं वो प्रोटीन माने जाते हैं। प्रोटीन में जो प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ है उसमें क्या है,
कि मांस है, मछली है, यकृत है, अंडा है, दूध से बने पदार्थ हैं, सोयाबीन है, मेवा है, दालें हैं, विभिन्न प्रकार की दालें हैं जो वो हमें प्रोटीन प्रदान करता है, प्रोटीन हमको उससे मिलता है। चौथा क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ जो है उसमें क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे आवश्यक है। जो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कोई भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, अगर वो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे तो उनके शरीर में खनिज लवण की पूर्ति होती रहेगी और उनको खनिज लवण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो मांसाहारी व्यक्ति है जो नॉनवेज खाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या ले सकता है? मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये सारी चीजें ले सकता है। और जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, वो सबसे मस्त क्या बताएं? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दाल, ये सारी चीजें भी खनिज लवण का स्रोत है। अगला पांचवा क्या बचा आपका? विटामिन। विटामिन जो है वो सबसे ज्यादा दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ में, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता। भोजन का वर्गीकरण आपको बताएं, उसमें दो चीजें जब बताए थे हम, विटामिन बता दिए। विटामिन के बाद क्या था कि भोजन का वर्गीकरण पोषक तत्वों के आधार पे, दूसरा क्या था? कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे जो भोजन का वर्गीकरण करेंगे वो क्या है कि जो मनुष्य अधिक कार्य करता है, जैसे कुछ शारीरिक रूप से अधिक कार्य करते हैं, कुछ मानसिक रूप से अधिक कार्य करते हैं, तो जिस आधार पे वो अपने कार्य को कर रहे हैं उसके आधार पे हमें भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। जो शारीरिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको शारीरिक क्षमता जो है वो अधिक होनी चाहिए कार्य करने की। जो मानसिक वाले हैं उनको मानसिक वृद्धि उनकी बढ़ानी है, दिमाग को उनके बढ़ाना है। तो इसके आधार पे भी भोजन का वर्गीकरण हम कर सकते हैं कि हम भोजन का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, शारीरिक और मानसिक। तो कार्यों के अनुसार भोजन का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रकार या दो प्रकार या तीन प्रकार से। इसमें तीन है आपके शारीरिक कार्यों के अनुसार भोजन का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला है शारीरिक शरीर निर्माण पोषक तत्व, दूसरा है शक्ति या बुद्धि या ऊर्जा प्रदान करने वाले, तीसरा है नियामक या सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। पहला क्या दिया था? शरीर निर्माणक भोज्य तत्व। शरीर निर्माणक जो भोज्य तत्व है उसमें प्रोटीन सबसे प्रमुख है। आपको इससे पहले भी बताए थे भोज्य पदार्थ में कि शरीर निर्माणक, शरीर का सुरक्षा प्रदान करना और शरीर की वृद्धि या विकास। तो उसमें शरीर निर्माणक जो भोज्य तत्व हैं, जो कार्यों के अनुसार शरीर निर्माणक भोज्य तत्व हैं, उसमें प्रोटीन प्रमुख है। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा जो शरीर में टूट फूट की क्रिया होती है उसकी मरम्मत भी होती है। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में टूट फूट की क्रिया का मरम्मत करता है और वो शरीर में वृद्धि करता है। शरीर के प्रत्येक अंग जैसे अस्थि हो गई, मांसपेशी हो गई, दांत हो गया, त्वचा हो गया, बालों का जो निर्माण होता है, बाल झड़ते हैं फिर नए उगते हैं। अगर झड़ने वाले बाल झड़ते रहेंगे तब तो इंसान कुछ दिन बाद बिना बाल का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाल जो है वो निकलते रहते हैं और नए बाल उगते रहते हैं। दांत की टूट फूट की क्रिया में भी ये होता है कि बचपन में बच्चों के दांत टूटते हैं और फिर वो नए दांत का विकास होता है। त्वचा में भी है कि जो आपकी स्किन है वो कभी कभी आप हाथों को देखते हैं कि उसपे से पतले पतले चमड़ी जो है वो निकलते रहती है और फिर वो नई चमड़ी जो है वो उस जगह पे आते रहती है, जिसका आपको अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये सारी क्रियाएं जो है वो प्रोटीन के माध्यम से आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो होते रहती हैं। शरीर निर्माणक तत्व में खनिज लवण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं कि बस प्रोटीन आप ग्रहण कर लिए तो उससे आपके शरीर का निर्माण हो जाएगा, उसमें खनिज लवण भी आवश्यक है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन मिलता है। खनिज लवण वाले जो तत्व हैं उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, आयोडीन आपको मिलते रहते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और अस्थियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। शरीर निर्माण में जल भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि शरीर का निर्माण जो है प्रोटीन आप और खनिज लवण ले लिए तो आपका शरीर का विकास होते रहेगा, उसमें जल भी महत्वपूर्ण है। जो अंतःद्रव्ययी कोशिकाएं होती हैं, जो अंतःद्रव्ययी कोशिकाएं होती हैं या बाह्य द्रव्ययी कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण जल के द्वारा होता है और जल जो है वो रक्त को बराबर रखने में, पतला रखने में सहायक होता है। शरीर निर्माणक तत्व जो है उसमें आपको बता दिए कि प्रोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और जल, ये सब आवश्यक है शरीर निर्माणक भोज्य तत्व में।
दूसरा आपका है शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व। कार्यों के अनुसार दूसरा शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व। शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व में सबसे जरूरी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको बता दिए कि शर्करा और स्टार्च। शर्करा और स्टार्च जो है वो मनुष्य की शारीरिक क्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा आवश्यक होता है शारीरिक क्रिया के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट शारीरिक क्रिया के लिए अधिक आवश्यक है, शरीर को ऊर्जा देता है। और शरीर निर्माणक या ऊर्जा प्रदान करने वाले में अगला है प्रोटीन। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वो शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हो गया नियामक या सुरक्षात्मक भोज्य तत्व, जिसमें प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, वो सभी भोज्य तत्व जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं तो शरीर में ऊर्जा नहीं है, अगर प्रोटीन नहीं है तो टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी, कैल्शियम नहीं है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो है वो नियामक और सुरक्षात्मक भोज्य तत्व के अंतर्गत आती हैं। भोजन का वर्गीकरण आपको बता दिए कि भोजन का वर्गीकरण दो रूपों में होता है, और भोजन का कार्य जो आपको अगले क्लास में हम बताएंगे अगले दिन।